जैसा कि हम जान चुके हैं कि साल 2000 में इंटरनेट बबल के फूटने के साथ ही अनुपम की करोड़ों रुपयों की दौलत देखते ही देखते खत्म हो गई और उनके ऊपर उधार पड़ने लगा। अब अनुपम के सामने अपना उधार चुकाने की चुनौती थी और साथ ही साथ उन्हें दोबारा से अपने लिए एक बिजनेस शुरू करना था। साल 2000 में मिले झटके से किस तरीके से अनुपम खुद को निकाल कर लाए, इसे समझने के लिए हमें 2 साल पीछे साल 1998 में जाना होगा। अमेरिका में जब अनुपम का काम बेहतरीन चल रहा था और वो अपनी ट्रेड कंपनी के साथ करोड़ों रुपए कमा रहे थे, उसी दौरान अनुपम छुट्टी लेकर इंडिया वेकेशन पर आए थे। अपनी उन्हीं छुट्टियों में अनुपम ने देखा कि इंडिया में इंटरनेट अभी भी ना के बराबर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इंटरनेट हर तरफ छाया हुआ था। इसी को देखकर अनुपम ने ये अंदाजा लगाया कि आने वाले वक्त में इंडिया में भी अमेरिका की तरह इंटरनेट का जादू सिर चढ़कर बोलने वाला है। अनुपम ने यह भी अंदाजा लगा लिया था कि जिस तरीके से अभी बाजार में इंटरनेट कंपनियों की कमी है, उसका फायदा उठाते हुए एक इंटरनेट कंपनी की शुरुआत कर दी जाए तो अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर अनुपम ने सबसे पहले सत्या नेट सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी शुरू की जो वेब डेवलपमेंट का काम करती थी। सत्या नेट सॉल्यूशंस के जरिए अनुपम इंडिया में अलग अलग क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट डेवलप करते थे। अनुपम की इस कंपनी को चलाने में उनके कजिन्स आनंद और पूजा ने उनकी काफी मदद की। साल 1998 की वेकेशन के दौरान अनुपम अपने पिता के ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक आदमी आया जिसने खुद को अनुपम के पिता का बचपन का दोस्त बताया। उससे बातचीत करते वक्त अनुपम को समझ में आ गया कि वो आदमी किस लिए वहां आया था। दरअसल वो आदमी अनुपम से मिलने इसलिए आया था क्योंकि वो उन्हें शादी के लिए रिश्ते दिखाना चाहता था। उस आदमी ने अनुपम को अलग अलग परिवारों की कुछ लड़कियों के बायोडेटा दिखाए, लेकिन अनुपम को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उस वक्त वो शादी करना नहीं चाहते थे। अनुपम ने जैसे तैसे उस आदमी से पीछा छुड़ाया, लेकिन उससे बातचीत के दौरान ही अनुपम के दिमाग में यह आइडिया आया कि अगर उस आदमी के पास मौजूद सभी रिश्तों का बायोडेटा इंटरनेट पर डाल दिया जाए तो लोगों को रिश्ता ढूंढने में कितनी आसानी होगी। इसी आइडिया के साथ अनुपम ने सगाई.com नाम की एक वेबसाइट की शुरुआत की। इस तरह साल 1998 में अनुपम सगाई.com और सत्या नेट सॉल्यूशंस दोनों की शुरुआत कर चुके थे। लेकिन उस वक्त अमेरिका में अनुपम की कंपनी भी अच्छे वक्त से गुजर रही थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों कंपनियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि इन दोनों कंपनियों में से सगाई.com का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, जिससे उनकी कमाई ना के बराबर होती थी। दूसरी तरफ उनकी ज्यादातर कमाई सत्या नेट सॉल्यूशंस के जरिए ही हो रही थी। इसी को देखते हुए अनुपम ने इन दोनों कंपनियों को संभालने की जिम्मेदारी अपने दोनों कजिन्स पूजा और आनंद को दे दी और वापस अमेरिका चले गए। मगर 2 साल बाद एक ऐसा वक्त आ चुका था जब अनुपम अपना सब कुछ खो चुके थे और पूरी तरह उधार में डूबे हुए थे। अपने उसी मुश्किल वक्त में उन्होंने दोबारा इंडिया की तरफ मुड़कर देखा और साल 1998 में उन्होंने जो 2 कंपनियां वेकेशन में यूं ही शुरू कर दी थी, वही उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। इंडिया लौटकर अनुपम सत्या नेट सॉल्यूशंस और सगाई.com पर मेहनत करने लगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अनुपम अमेरिका में अपने उधार को चुकाने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें अपनी पसंदीदा कार मित्सुबिशी भी बेचनी पड़ी, जो उन्होंने स्कॉलरशिप के पैसे बचाकर खरीदी थी। फिलहाल उनकी कंपनी सत्या नेट सॉल्यूशंस अभी भी वेब डेवलपमेंट के जरिए अनुपम को ठीक ठाक कमाई करके दे रही थी। दूसरी तरफ सगाई.com पर भी धीरे धीरे लोग रिश्ते ढूंढने के लिए आने लगे थे, लेकिन सगाई.com पर आने वाला ज्यादातर ट्रैफिक विदेशों में रहने वाले इंडियंस का होता था। उस वक्त सगाई.com पर पैसे देकर रिश्ते लिस्ट करवाने वाले लोगों के मामले में अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में रहने वाले इंडियंस ज्यादा थे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उस वक्त इंटरनेट इंडिया में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था और जो इंडियंस विदेशों में रह रहे थे उन्हें इंटरनेट मिल चुका था। सगाई.com की बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए अनुपम ने वेबसाइट का एक ऑफिस न्यूयॉर्क में भी शुरू कर दिया।
ताकि विदेशों से आने वाले ट्रैफिक को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सके। इसी तरीके से अनुपम का प्लान था कि वो लंदन में भी वेबसाइट के लिए ऑफिस खोले, जिसमें भी वो कामयाब हुए। उस वक्त तक अनुपम को सगाई.com को एक बड़ी कंपनी बनाने का मौका नजर आने लगा। सगाई.com को कामयाब बनाने के लिए जब अनुपम ने काम करना शुरू किया तो कई लोग, खासतौर पर उनके रिश्तेदार, ये कहने लगे कि अनुपम को अपने पिता के साथ फैक्ट्री में ध्यान देना चाहिए और ये शादी कराने का काम पंडितों पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अनुपम को अपने ऊपर पूरा भरोसा था और उन्हें किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर किसी की बात को नजरअंदाज करते हुए वो सिर्फ अपने मिशन को कामयाब बनाने में जुट गए। साल 2002 में अनुपम को लगा कि मार्केटिंग के लिहाज से सगाई.com बहुत अच्छा नाम नहीं है। इसकी बड़ी वजह ये थी कि साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग सगाई का मतलब ही नहीं जानते थे। इसकी दूसरी वजह ये थी कि सगाई की इंग्लिश में अलग अलग स्पेलिंग लिखी जाती थी। इसी वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे। अनुपम अपनी वेबसाइट के लिए नए नए नाम सोचने लगे। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वो अपनी कंपनी का नाम शादी.com रख लें। लेकिन अनुपम के लिए कंपनी का नाम सगाई.com से बदलकर शादी.com करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। अनुपम ने सगाई.com को शादी.com बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी हिम्मत और जुनून की गवाही देता है। जब अनुपम को अपनी वेबसाइट का नाम बदलकर शादी.com रखने का आइडिया आया तो उन्हें पता चला कि शादी.com नाम का डोमेन पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद रखा है। इसके बाद अनुपम खुद उस व्यक्ति के पास गए और उसके सामने शादी.com डोमेन नेम खरीदने का ऑफर रखा। तब उस व्यक्ति ने अनुपम से वो डोमेन नेम बेचने के बदले में $25,000 मांगे। $25,000 की रकम अनुपम के लिए उस वक्त बहुत बड़ी थी, क्योंकि अपने सारे बिजनेस मिलाकर उनके पास कुल $30,000 की रकम ही बची थी। अब अनुपम के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। एक तरफ शादी.com डोमेन नेम था और दूसरी तरफ अपने बिजनेस से कमाई हुई लगभग सारी रकम। ऐसे में अनुपम अगर अपने बिजनेस के सारे पैसे देकर वो डोमेन नेम खरीद लेते तो उनके सामने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं बचते। लेकिन अनुपम इस बात को भी जानते थे कि अगर सगाई.com को एक बड़ी वेबसाइट में बदलना है तो इसका नाम बदलना भी उतना ही जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनुपम ने $25,000 की रकम देकर शादी.com डोमेन नेम खरीद लिया। इस तरह साल 2002 में सगाई.com शादी.com बन गया। अनुपम को अपनी वेबसाइट के लिए अब मनचाहा नाम मिल चुका था और उसे कामयाब बनाने के लिए वो पूरी जी जान के साथ मेहनत करने में लग गए, क्योंकि अब वो इस बिजनेस में अपनी लगभग सारी कमाई लगा चुके थे। विदेशों में रहने वाले इंडियंस, जो कि ज्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा से थे, उन्हें बेहतर सर्विस देने के लिए अनुपम ने न्यूयॉर्क और लंदन में अपने ऑफिस शुरू किए। दोनों ऑफिसेज में काम सही से चल रहा था। इस बात को देखने के लिए अनुपम लगातार इंडिया से अमेरिका और अमेरिका से इंग्लैंड का सफर तय करते रहते थे। सगाई.com, जो अब शादी.com बन चुकी थी, उसके ऑफिस लंदन और न्यूयॉर्क में भी अच्छी तरह से चल रहे थे। लेकिन अब भी अनुपम को यह लग रहा था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, जिस वजह से वेबसाइट उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही थी जिस तरीके से वो चाहते थे। अनुपम लगातार अपनी वेबसाइट में सुधार करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे थे। इसी दौरान अनुपम ने सोचा कि अगर वो कंपनी के बिजनेस मॉडल को ही बदल दें तो शायद और तेजी से वेबसाइट को आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल साल 2003 तक शादी.com पर लोगों को अपना रिश्ता लिस्ट कराने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ फीस देनी पड़ती थी। इस वजह से ऐसा भी होता था कि कई बार लोग फीस तो दे देते थे लेकिन उन्हें रिश्ते नहीं मिलते थे। ऐसा होने की वजह से लोगों को वेबसाइट पर भरोसा नहीं होता था और उन्हें लगता था कि उनके पैसे बेकार चले गए। इसी को देखते हुए अनुपम ने कंपनी के बिजनेस मॉडल को बदलने का फैसला किया। साल 2003 में शादी.com के बदले हुए बिजनेस मॉडल में अब लोग फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपना रिश्ता लिस्ट कर सकते थे और अपने पसंद के रिश्तों के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे। लोगों को जब अपने पसंद का रिश्ता मिल जाए और उनके साथ
कनेक्शन बन जाए तो आगे की बातचीत के लिए पैसे देने पड़ते थे। साल 2003 में कंपनी के इस बिजनेस मॉडल को बदलने का फैसला अनुपम के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। शादी.com के बिजनेस मॉडल को बदलने के साथ ही काफी ज्यादा लोगों का ट्रैफिक भी वेबसाइट पर आने लगा था। लोग अब तेजी से वेबसाइट पर रजिस्टर करने लगे थे, जिस वजह से वेबसाइट की ग्रोथ और रीच भी तेजी से होने लगी थी। इसी के साथ शादी.com अब सिर्फ विदेशों में रहने वाले इंडियंस तक ही नहीं बल्कि इंडिया के लोगों के बीच भी काफी पॉपुलर होने लगी थी। देखते ही देखते वेबसाइट पर इंडिया में रहने वाले लोगों का ट्रैफिक भी इतना बढ़ने लगा कि साल 2004 में अनुपम मित्तल को इंडिया में पूरे तरीके से सेटल होना पड़ गया। अनुपम मित्तल अब पूरी तरीके से इंडिया से आ रहे इस ट्रैफिक को संभालने में जुट गए। शादी.com का बिजनेस मॉडल बदलने के बाद कंपनी तेजी से प्रॉफिट कमाने लगी थी। इस वेबसाइट से अब हर महीने 20 से 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि अनुपम खुद हैरान थे कि ये सब हो क्या रहा है। अनुपम को उम्मीद थी कि शादी.com एक बड़ी कंपनी बनेगी, लेकिन इतनी जल्दी इतनी ज्यादा ग्रोथ का अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था। शादी.com की गाड़ी तो अब चल निकली थी, लेकिन अभी भी रास्ते में कुछ रुकावटें आनी बाकी थी। अब अनुपम किस तरीके से शादी.com को आगे लेकर गए और उनके रास्ते में उनको मौज.com की भी शुरुआत कर दी थी। इन सारी कंपनियों को मैनेज करने के लिए अनुपम ने पीपल्स ग्रुप नाम से एक पेरेंट कंपनी बनाई, जिसके सीईओ वो खुद थे। साल 2008 आते आते अनुपम अपनी कंपनी के लिए दूसरी राउंड की फंडिंग जुटाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अनुपम की इंटरनेट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए फंडिंग एजेंसियां भी खुद ब खुद आगे आ रही थी। दूसरे राउंड की फंडिंग के लिए अनुपम ने इन्वेस्टर्स के साथ लगभग सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। फंडिंग के लिए जरूरी मानी जाने वाली टर्म शीट पर भी साइन हो चुके थे। इसके अलावा फंडिंग के लिए जितने भी एग्रीमेंट्स थे उन पर भी साइन हो चुके थे और ये तय हो चुका था कि अनुपम की कंपनी को $25 बिलियन मिलने वाले हैं। $25 मिलियन की रकम उस वक्त मार्केट में बहुत बड़ी हुआ करती थी और किसी भी कंपनी को इस तरह की रकम फंडिंग के जरिए आसानी से मिल भी नहीं पाती थी। अगर आज के वक्त में देखा जाए तो ये रकम लगभग जो साल 2007 में पहले राउंड की फंडिंग की मदद से $20 मिलियन हासिल कर चुकी थी। इसी फंडिंग की मदद से अनुपम ने मकान.com और मौज.com की भी शुरुआत कर दी थी। इन सारी कंपनियों को मैनेज करने के लिए अनुपम ने पीपल्स ग्रुप नाम से एक पेरेंट कंपनी बनाई, जिसके सीईओ वो खुद थे। साल 2008 आते आते अनुपम अपनी कंपनी के लिए दूसरी राउंड की फंडिंग जुटाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अनुपम की इंटरनेट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए फंडिंग एजेंसियां भी खुद ब खुद आगे आ रही थी। दूसरे राउंड की फंडिंग के लिए अनुपम ने इन्वेस्टर्स के साथ लगभग सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। फंडिंग के लिए जरूरी मानी जाने वाली टर्म शीट पर भी साइन हो चुके थे। इसके अलावा फंडिंग के लिए जितने भी एग्रीमेंट्स थे उन पर भी साइन हो चुके थे और ये तय हो चुका था कि अनुपम की कंपनी को $25 बिलियन मिलने वाले हैं। $25 मिलियन की रकम उस वक्त मार्केट में बहुत बड़ी हुआ करती थी और किसी भी कंपनी को इस तरह की रकम फंडिंग के जरिए आसानी से मिल भी नहीं पाती थी। अगर आज के वक्त में देखा जाए तो ये रकम लगभग $200 मिलियन की फंडिंग के बराबर मानी जा सकती है। सेकेंड राउंड की फंडिंग के लिए अनुपम ने अगस्त 2008 में एक एग्रीमेंट और टर्म शीट साइन कर दी थी। अनुपम को उम्मीद थी कि आने वाले दो हफ्ते में फंडिंग का पैसा उनके पास आने ही वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए वो कंपनी को आगे बढ़ाने लगे, जिससे कंपनी का खर्चा भी बढ़ने लगा। $25 बिलियन मिलने की उम्मीद में अनुपम अपनी कंपनी को लगातार बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन एग्रीमेंट के 1 महीने बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला। अनुपम की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स अमेरिका से थे, जो लगातार अनुपम को 2 हफ्ते में पैसा भेजने की बात कहकर टाल रहे थे। अंत में अनुपम को सेकेंड राउंड इन्वेस्टमेंट का पैसा कभी नहीं मिला, क्योंकि साल 2008 में दुनिया भर की मार्केट मंदी का शिकार हो चुकी थी। इस मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और यही वजह है कि शादी.com में इन्वेस्ट करने वाले अमेरिकी इन्वेस्टर्स ने अनुपम को फंडिंग का पैसा भेजने से मना कर दिया।
अनुपम इस बात को इतनी जल्दी समझ नहीं पाए, क्योंकि इंडिया में मंदी का असर साल 2009 की शुरुआत में देखने को मिला। उससे पहले इंडिया की मार्केट में मंदी को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। जनवरी 2009 में अनुपम को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि शादी.com के सेकेंड राउंड इन्वेस्टमेंट का पैसा अब उन्हें कभी नहीं मिलने वाला है। उन्होंने ये सोच लिया था कि अब उन्हें कंपनी को आगे चलाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये बात साफ थी कि कंपनी को पहले की तरह नहीं चलाया जा सकता था, क्योंकि दुनिया भर की मार्केट्स में मंदी चल रही थी। इसके साथ ही उन्हें कंपनी के खर्चों को भी कम करने की जरूरत थी। इसी को देखते हुए अनुपम ने मजबूरी में अपनी कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए और साथ ही साथ उन्हें कुछ लोगों को नौकरी से भी निकालना पड़ा। लोगों को काम से निकालना अनुपम के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था, क्योंकि अपनी कंपनी में काम करने वालों के साथ उन्हें खास लगाव था। लेकिन कंपनी अब अपनी फंडिंग और मार्केट की मंदी की वजह से कर्जे में आ चुकी थी। अनुपम के पास अब अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। इसीलिए अनुपम ने मुश्किल फैसला उठाते हुए लोगों को नौकरी से तो निकाल दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी तय किया कि जिन भी लोगों को उन्हें नौकरी से निकालना पड़ रहा है, उनके लिए कहीं और नौकरी का इंतजाम किया जाए। इस तरह भले ही अनुपम को अपनी कंपनी में काम करने वालों को नौकरी से निकालना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनके दिलों में अपने लिए इज्जत और प्यार बरकरार रखा। ये पहला मौका नहीं था जब अनुपम ने अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए ऐसी कोशिशें की हों। इससे पहले 2005 में जब मुंबई में भयंकर बारिश की वजह से जानलेवा बाढ़ आई थी और मुंबई में चारों तरफ पानी ही पानी था, उस वक्त भी अनुपम ने मुश्किल में फंसे अपनी कंपनी के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई और पूरे मुंबई शहर में घूम घूम कर जहां भी उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज फंसे हुए थे, उन्हें बचाकर सुरक्षित ऑफिस में रहने के लिए जगह दी थी। इस बार मंदी की वजह से अनुपम को अपनी कंपनी में काम कर रहे लोगों को नौकरी से निकालना पड़ गया, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए उन्होंने काम से निकाले गए लोगों के लिए नई नौकरी ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी भी उठाई। साल 2008 की मंदी अनुपम और उनकी कंपनी के लिए सबसे बुरा वक्त बनकर सामने आई। उस वक्त तक पूरी दुनिया की मार्केट इस मंदी की चपेट में आ चुकी थी। ये मंदी दुनिया भर में अब तक की सबसे भयंकर मंदी के तौर पर जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस साल 1930 की मंदी के बाद दुनिया में सबसे भयंकर मंदी 2008 में देखी गई थी। साल 2008 की इस मंदी ने शादी.com के बिजनेस की कमर तो तोड़ ही दी थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चोट अनुपम के दिलो दिमाग पर लगी और उनकी रातों की नींदें उड़ गईं। कंपनी का भारी नुकसान और लगातार बढ़ते कर्जे ने अनुपम के दिमाग को पूरी तरह से हिला डाला था। अनुपम के आसपास के हालात पूरी तरह से बिगड़ते चले जा रहे थे और उन्हें इन हालात से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इन सब के बीच अनुपम को शराब की लत लग गई, जिसकी वजह से वो नशे में रहने लगे। अनुपम, जो कि हमेशा से खेल कूद और जिम के जरिए अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते थे, उनका वजन अब बढ़ने लगा। इसी बीच एक ऐसा समय आया जब अनुपम को न अपने शरीर का ख्याल था और न ही अपने दिमाग का। एक तरफ उधार वापस मांगने वाले लोग अनुपम से तरह तरह से अपने पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपम का बिजनेस भी खराब चल रहा था। उधारी मांगने के लिए कोई उन्हें धमकी दे रहा था, तो कोई उन्हें तरह तरह की बातें कहकर शर्मिंदा कर रहा था, जो अनुपम को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ दे रही थी। अनुपम को अपने उन हालात में बिजनेस में टाइम की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। मंदी से पहले तक लोग उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनके पीछे पीछे घूम रहे थे और आज वही लोग अपनी उधारी मांगने के लिए उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे। उस दौरान अनुपम के पास एक ऑप्शन ये भी था कि वो अपने पिता से पैसे लेकर अपनी उधारी चुका दे, लेकिन जैसा कि अनुपम का बचपन से ही कैरेक्टर रहा है, उन्होंने इस बात की जिद कर ली थी कि वो ये उधारी अपने खुद के पैसों से ही चुकाएंगे। उधर अनुपम के हालात को देखकर उनके माँ बाप और बाकी के परिवार वालों को बेहद चिंता होने लगी। अनुपम ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो वापस अपने बिजनेस पर ध्यान दें और उसे आगे बढ़ाएं, लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि जैसे
उनके दिलो दिमाग पर उनका खुद का काबू ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उनके दिल और दिमाग में अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी। अपने कुछ करीबी दोस्तों के कहने पर अनुपम को इस बात का एहसास हुआ कि शायद उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। इसके बाद अनुपम ने काउंसलिंग लेने का फैसला किया। अनुपम ने अपने काउंसलर को बताया कि किस तरीके से उन्हें रात को नींद नहीं आती और वो शराब के नशे में डूबते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों के काउंसलिंग सेशन के बाद अनुपम को पता चला कि वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति के दिमाग में हर समय एंजाइटी से भरे ख्याल ही रहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कई सालों तक चलती है या कभी कभी तो पूरी उम्र भी पीछा नहीं छोड़ती। इस बीमारी में इंसान हद से ज्यादा पैनिक करने लगता है और उसके अंदर अपने कामों में कंसंट्रेट करने की काबिलियत लगभग खत्म हो जाती है। इस बीमारी की वजह से अनुपम अपने बिजनेस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने हालात को समझा और सही वक्त पर काउंसलिंग लेने का फैसला किया, जो उनके लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद भी साबित हुआ। कई लोग अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं या उसके बारे में बात करने से बचते हैं, जिस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती चली जाती है। लेकिन अनुपम ने अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देकर खुद को बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया था। अनुपम बताते हैं कि साल 2008 के बाद उनकी जिंदगी का शेड्यूल पूरे तरीके से बिगड़ गया था। उनकी जिंदगी में कई सालों बाद ऐसा हुआ था जब उन्होंने एक्सरसाइज करना छोड़ दी थी और उनका वजन लगभग 15 किलो बढ़ चुका था। लेकिन ऐसे में अनुपम के दोस्त और उनके परिवार वालों ने उनका पूरा साथ निभाया और उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहे। मेडिकल काउंसलिंग, दोस्तों और परिवार वालों के सपोर्ट के साथ अनुपम ने दोबारा से अपने बिजनेस पर मेहनत करना शुरू कर दी और अपनी कंपनी को दोबारा से खड़ा करने में जुट गए। धीरे धीरे अनुपम की मेहनत रंग लाने लगी और उनकी शादी.com की कमाई बढ़ने लगी। जल्दी ही शादी.com अच्छा प्रॉफिट कमाने लगी और अनुपम के पास इतने पैसे आने लगे कि वो कंपनी का उधार चुका सके। अनुपम ने उधारी का एक एक पैसा लौटाने की जो कसम खाई थी उसे पूरा किया। इतना ही नहीं, अनुपम ने उधारी के सारे पैसे अपनी पर्सनल कमाई से लौटाए, ना कि कंपनी के अकाउंट से। इस तरह एक बार फिर से नाकामयाबी की गहराई में डूबने के बाद अनुपम दोबारा कामयाबी का आसमान छूने के लिए छलांग लगा चुके थे। लेकिन इस बार नाकामयाबी के बीच से अनुपम जब वापस लौटे तो उनके साथ एक ऐसी बीमारी थी जो आने वाले कई सालों तक अनुपम का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो थी उनकी एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारी। आज भी अनुपम अपनी एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए दवाइयां खाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी इस बीमारी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और अपने सफर को लगातार आगे बढ़ाते रहे और नई कामयाबियां हासिल करते गए। अनुपम ने जब अपनी कंपनी शादी.com को मंदी के दौर से निकाला और उसे दोबारा एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी में बदला तो उनका नाम इंडिया की बिजनेस फील्ड में सबसे चमकते बिजनेसमैन के रूप में दर्ज हो गया। लेकिन अनुपम केवल यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। वो अपने आप को केवल एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं रखने वाले थे। वो तो अपने बिजनेस को फैलाना चाह रहे थे। शादी.com के अलावा अनुपम ने किन किन बिजनेस फील्ड्स में हाथ आजमाया और कितनी फील्ड्स में कामयाब हुए, इसके बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं कि अनुपम और शादी.com को 2008 की मंदी ने बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। उसी दौरान अनुपम को पता चला कि वो एक ऐसी मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हैं जिसके लिए उन्हें लगातार काउंसलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ उन पर कर्ज भी बढ़ने लग गया था। लेकिन अनुपम ने शादी.com के साथ जबरदस्त वापसी की और जल्दी ही शादी.com ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस देने लगी। शादी.com के मुकाबले अनुपम को पर्सनल लेवल पर 2008 में मंदी से उभरने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि साल 2008 से पहले अनुपम एंटरटेनमेंट की फील्ड में भी उतरने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि हमने शुरुआती एपिसोड में जाना था कि अनुपम की जिंदगी की पहली कमाई एक एड में एक्टिंग के जरिए हासिल हुई थी। इसी वजह से अनुपम का इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट की फील्ड की तरफ शुरुआत से ही रहा था।
केवल यही नहीं, अनुपम जब अमेरिका में एनआरआई के तौर पर रह रहे थे तो उसी दौरान अमेरिका में भी उनके पास एक फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर आया था। अनुपम को उस फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर उनके दोस्त राज और डीके ने दिया था, जो कि आज के समय में इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स में से एक गिने जाते हैं। राज और डीके की इस फिल्म का नाम था फ्लेवर्स। फिल्म की कहानी इंडिया से अमेरिका रहने आए लोगों के ऊपर बनाई गई थी। अनुपम को राज और डीके की फिल्म फ्लेवर्स में मेन कैरेक्टर राधा कृष्ण का रोल करने का ऑफर दिया गया था। अनुपम नॉर्थ अमेरिका में पूरी मस्ती के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी उस फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसके पीछे की पहली वजह यह थी कि ये फिल्म उनके दोस्त बना रहे थे, और दूसरी वजह यह थी कि एड एजेंसी में काम करने के बाद से उन्हें पर्दे पर आना पसंद भी आने लगा था। फ्लेवर्स फिल्म साल 2003 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी आने वाली थी। जब साल 2006 में शादी.com के साथ अनुपम का बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो अनुपम अपने प्रॉफिट से नई नई फील्ड्स में बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अनुपम मुंबई से ही अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे और मुंबई इंडिया के एंटरटेनमेंट बिजनेस का सबसे बड़ा हब बन चुका था। इसीलिए मुंबई में शायद ही ऐसा कोई हो जो मौका मिलने पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ काम ना करना चाहता हो। इतना ही नहीं, अनुपम मित्तल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी सारे दोस्त भी थे जो उन्हें लगातार एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। इन्हीं सब के चलते अनुपम ने पीपल्स ग्रुप के अंडर एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का फैसला किया। अनुपम ने तय किया कि अब वो अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के जरिए बॉलीवुड फिल्म्स और टीवी शोज बनाएंगे। अनुपम ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए जो सबसे पहली फिल्म बनाई, उसके डायरेक्टर उनके दोस्त राज और डीके ही थे, जिनके साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म फ्लेवर्स में काम किया था। इस फिल्म का नाम 99 था और फिल्म में कुणाल खेमू, बोमन ईरानी, सोहाली खान, विनोद खन्ना जैसे एक्टर्स ने काम किया था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 99 का बजट 10 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा नहीं चल पाई। आज आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। इसी तरह शादी.com को प्रमोट करने के लिए अनुपम ने एक टीवी शो को प्रोड्यूस करने में भी मदद की। इस शो का नाम स्टार विवाह था और यह स्टार प्लस चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। लेकिन एंटरटेनमेंट की फील्ड में अनुपम का बिजनेस बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और उन्हें इस फील्ड में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। साल 2008 में जब शादी.com को फंडिंग मिलने वाली थी, तो उस वक्त अनुपम को अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए भी फंडिंग मिल रही थी। लेकिन एंटरटेनमेंट कंपनी की फंडिंग का भी वही हाल हुआ जो शादी.com की फंडिंग का हुआ था, यानी मंदी की वजह से फंडिंग कभी आई ही नहीं। लेकिन अनुपम के लिए शादी.com की फंडिंग न आने से ज्यादा बड़ा झटका एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए फंडिंग न आना था, क्योंकि अनुपम ने अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में ज्यादातर पैसा खुद की जेब से लगाया था। इस तरह फंडिंग ना मिल पाने की वजह से वो सारे पैसे भी डूब गए। अनुपम के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा भी एंटरटेनमेंट कंपनी की वजह से था। इस कर्ज को चुकाने में अनुपम को लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। इस तरीके से अनुपम मित्तल के लिए एंटरटेनमेंट बिजनेस की फील्ड में जाना एक घाटे का सौदा साबित हुआ। फिल्म इंडस्ट्री भले ही अनुपम के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस साबित ना हुई हो, लेकिन अनुपम नई नई चीजों को आजमाने से पीछे नहीं हटने वाले थे। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं कि अनुपम ने मौज.com और मकान.com की शुरुआत भी की थी। इन दोनों कंपनियों के जरिए भी अनुपम अलग अलग बिजनेस फील्ड्स को टारगेट करना चाह रहे थे। जहां एक तरफ मौज.com एक ऐसी इंटरनेट कंपनी थी जो गेमिंग से जुड़ी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ मकान.com रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक इंटरनेट कंपनी थी। जिस तरीके से शादी करने के ट्रेडिशनल तरीकों को बदलते हुए अनुपम ने उसे एक ऑनलाइन बिजनेस में बदल दिया था, उसी तरीके से रियल एस्टेट के भी ट्रेडिशनल तरीकों को बदलने के लिए अनुपम ने मकान.com लॉन्च किया था। मकान.com को साल 2007 में अनुपम मित्तल ने को फाउंडर आदित्य वर्मा के साथ मिलकर लॉन्च किया था। मकान.com एक जमाने में अपनी तरह की इकलौती इंटरनेट कंपनी थी जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थी। मकान.com के जरिए कस्टमर न केवल अपने लिए घर,
और प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, बल्कि रहने के लिए घर रेंट पर भी ले सकते थे। अनुपम ने मकान.com से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और आखिरकार साल 2015 में उसे REA ग्रुप को बेच दिया। आज मकान.com के CEO ध्रुव अग्रवाल हैं। दूसरी तरफ मौज.com इंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई एक इंटरनेट कंपनी थी। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई इंडिया में, तब मौज.com मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी। मौज.com के जरिए लोग मोबाइल गेम्स और एप्स डाउनलोड कर सकते थे। केवल इतना ही नहीं, अनुपम ने मौज.com नाम से एक म्यूजिक वेबसाइट भी लॉन्च की, जिस पर लोग गाने डाउनलोड कर सकते थे। इस म्यूजिक वेबसाइट ने भी अच्छा बिजनेस किया और लाखों लोगों ने इस वेबसाइट की मदद से गाने डाउनलोड किए। लेकिन ऐसा माना जाता था कि मौज.com अपने वक्त से बहुत पुरानी वेबसाइट थी। शायद यही वजह रही थी कि वेबसाइट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं दे पाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो अनुपम रियल एस्टेट, गेमिंग और एंटरटेनमेंट जैसी अलग अलग बिजनेस फील्ड्स में हाथ आजमा चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी फील्ड में मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाई थी। शादी.com अभी भी उनका सबसे कामयाब बिजनेस था और इसी के साथ उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। साल 2007 में जब अनुपम अलग अलग बिजनेस फील्ड्स में अपने कदम रख रहे थे, तभी उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने जा रहे कुछ लड़कों की कंपनी में लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। अनुपम ने ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था क्योंकि वो कंपनी के फाउंडर को अच्छी तरह से जानते थे और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते थे। अनुपम नहीं जानते थे कि इन्वेस्टमेंट उनके लिए एंजल इन्वेस्टिंग के एक ऐसे सफर की शुरुआत करने वाला था जिसमें वो एक वक्त पर इंडिया के सबसे मशहूर और कामयाब एंजल इन्वेस्टर्स में से एक बनने वाले हैं। अनुपम का एंजल इन्वेस्टमेंट करियर किस तरीके से आगे बढ़ा और कौन कौन सी कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, शार्क टैंक्स अनुपम मित्तल के इस एपिसोड में अब हम बात करने वाले हैं एंजल इन्वेस्टर के तौर पर अनुपम मित्तल के करियर के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अनुपम मित्तल के एंजल इन्वेस्टिंग करियर के बारे में जानें, तो उससे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो छोटे स्टार्टअप्स और बिजनेसमैन को इकोनॉमिक मदद देते हैं। इसके बदले में उन्हें उस कंपनी में पार्टनरशिप मिल जाती है। एंजल इन्वेस्टर्स को प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर या एंजल फंडर के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंजल इन्वेस्टर कंपनियों के शुरुआती समय में उन्हें पैसे देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एंजल इन्वेस्टर्स का काम काफी रिस्क से भरा होता है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि एंजल इन्वेस्टिंग आमतौर पर वही लोग करते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती और उनके पास रिस्क लेने का मौका होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि अनुपम ने अपने एंजल इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत साल 2007 में कर दी थी, लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि साल 2007 में अनुपम को एंजल इन्वेस्टिंग जैसे किसी भी टर्म की जानकारी तक नहीं थी। अनुपम ने अपना पहला एंजल इन्वेस्टमेंट एक डिजिटल एजेंसी में किया। उस कंपनी के फाउंडर्स को अनुपम पहले से जानते थे क्योंकि वो पहले अनुपम की कंपनी के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे। एक दिन किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो लोग अनुपम के साथ एक मीटिंग कर रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने अनुपम को बताया कि किस तरीके से वो अपनी कंपनी से परेशान हो चुके हैं। अनुपम ने उनसे कहा कि वो अच्छा खासा काम करना जानते हैं और अगर वो चाहें तो अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह दूसरी कंपनी में काम कर रहे 4 टैलेंटेड लड़कों को अनुपम ने अपनी खुद की कंपनी खोलने का आइडिया दिया। अनुपम देख रहे थे कि देश भर में डिजिटल एडवर्टीजमेंट की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस मांग को पूरा करने के लिए कोई भी कंपनी मौजूद नहीं थी। इसी को देखते हुए अनुपम ने उन लड़कों को अपनी खुद की एक डिजिटल एड एजेंसी शुरू करने की सलाह दी। अनुपम को उन लड़कों के टैलेंट पर पूरा भरोसा था और वो जानते थे कि अगर ये चारों मिलकर कंपनी की शुरुआत करते हैं तो एक कामयाब डिजिटल एजेंसी खड़ी कर सकते हैं।
अनुपम की सलाह सुनकर लड़कों ने भी कहा कि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास फंड मौजूद नहीं है। इस पर अनुपम उन लड़कों को अपनी कंपनी शुरू करने के लिए फंड देने पर भी राजी हो गए। अनुपम ने उन लड़कों को अपनी डिजिटल एड एजेंसी शुरू करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का फंड दिया, जो कि उस समय में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। इस इन्वेस्टमेंट के बदले में अनुपम उस एजेंसी के सबसे बड़े इन्वेस्टर और शेयर होल्डर बन गए। अक्सर किसी भी कंपनी की शुरुआत में इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है, लेकिन अनुपम को भरोसा था कि चारों लड़के मिलकर एक बेहतरीन कंपनी बनाने वाले हैं। अनुपम का ये भरोसा बिल्कुल सही साबित हुआ और कुछ ही सालों में अनुपम इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल एड एजेंसी इंटरैक्टिव एवेन्यूज के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। इस तरह अनुपम के लिए उनका पहला एंजल इन्वेस्टमेंट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट साबित हुआ। वो बात अलग है कि अनुपम ने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो एंजल इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ कर रहे हैं। साल 2013 तक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के बाद अनुपम ने इंटरैक्टिव एवेन्यूज को ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कंपनी आईपीजी को बेच दिया। आईपीजी के साथ हुई डील से इंटरैक्टिव एवेन्यूज को लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए हासिल हुए। उस दौरान ये देश की सबसे बड़ी बिजनेस डील्स में से एक थी। साल 2007 में किया अनुपम का पहला एंजल इन्वेस्टमेंट कामयाब तो हुआ, लेकिन इससे पहले कि अनुपम अपने इन्वेस्टमेंट्स को और ज्यादा बढ़ा पाते, उनके सामने साल 2008 की मंदी आ गई। पिछले एपिसोड्स में हम ये तो जान ही चुके हैं कि किस तरीके से उस साल ने अनुपम की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगियों को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। यही वजह थी कि अनुपम को दोबारा से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए लगभग 2-3 साल का इंतजार करना पड़ा। साल 2011 में अनुपम अपने बुरे दौर को पूरे तरीके से पीछे छोड़ चुके थे। उनकी कंपनी शादी.com अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी और पर्सनल लेवल पर भी उन्होंने अपने सारे उधार चुका दिए थे। इस तरह अनुपम दोबारा से अपना बिजनेस बढ़ाने में जुट गए थे। अब यही साल 2011 अनुपम के एंजल इन्वेस्टिंग करियर की दूसरी पारी का गवाह बना। साल 2011 में अनुपम एंजल इन्वेस्टिंग और वेंचर कैपिटल को अच्छी तरीके से समझ चुके थे और इस फील्ड में अपना हाथ आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। किस तरीके से अनुपम ने अपने एंजल इन्वेस्टिंग करियर की दूसरी पारी शुरू की, उन्होंने कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और किस तरह वो इंडिया के सबसे जाने माने और मशहूर एंजल इन्वेस्टर्स में से एक बन गए, ये सब जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अनुपम को अपने पहले एंजल इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव नतीजा देखने को मिला। साल 2011 में अनुपम 2008 की मंदी के असर से पूरी तरीके से उभर चुके थे और अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे। इस दौरान उन्होंने 2007 में जिस डिजिटल एजेंसी में इन्वेस्टमेंट किया था वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उस कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए अनुपम को इस बात का एहसास हुआ कि जरूरी नहीं है कि हर अच्छे आइडिया को लेकर एक नई कंपनी को खुद ही शुरू किया जाए, और अगर वो खुद ऐसा करना चाहेंगे तब भी ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। उसी दौरान अनुपम ने ये तय कर लिया कि अब वो अच्छे आइडिया के साथ शुरू हो रही कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। डिजिटल एड एजेंसी की कामयाबी से अनुपम को 2 चीजें देखने को मिली। सबसे पहली तो ये कि उन्होंने जो पैसा एक अच्छे आइडिया में इन्वेस्ट किया था वो अब कई गुना बढ़ चुका था, और दूसरी ये कि आई इंडिया में एक अच्छी एड एजेंसी की जो कमी थी वो भी अब पूरी हो चुकी थी। इसी को देखते हुए साल 2011 में अनुपम ने एंजल इन्वेस्टिंग की अपनी दूसरी पारी को शुरू कर दिया। साल 2011 में अनुपम ने अपनी एंजल इन्वेस्टिंग की दूसरी पारी शुरू की और इस बार भी ओला कैब सर्विस के साथ उनका इन्वेस्टमेंट बहुत धमाकेदार साबित हुआ। ये साल 2011 की ही बात है जब किसी ने अनुपम को ये बताया कि एक लड़का अपनी खुद की ऑनलाइन कैब सर्विस कंपनी शुरू करना चाहता है। अनुपम को पता चला कि इस ऑनलाइन कैब सर्विस की मदद से लोग अपने फोन के जरिए टैक्सी या फिर कैब ऑर्डर कर सकेंगे। जब अनुपम ने पहली बार इस आइडिया को सुना तो उन्हें महसूस हुआ कि ये एक बकवास आइडिया है जो कामयाब नहीं होने वाला।
दरअसल अनुपम ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उनकी परवरिश मुंबई में हुई थी और मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर आपको जगह जगह पर टैक्सी और ऑटोज देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अनुपम न्यूयॉर्क में भी अपना काफी वक्त बिता चुके थे और न्यूयॉर्क में भी आमतौर पर हर जगह टैक्सी और कैब सर्विस आसानी से मिल जाती थी। उन्हें लगा कि जब हर जगह टैक्सी और कैब की सर्विस मौजूद है तो कोई अपने फोन का इस्तेमाल करके टैक्सी या कैब क्यों ऑर्डर करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी थी कि उस वक्त दुनिया में कहीं भी इस तरह की मोबाइल पर टैक्सी ऑर्डर करने की सर्विस नहीं चलती थी। यहाँ तक कि आज के ज़माने की मशहूर इंटरनेशनल ऑनलाइन टैक्सी ब्रांड उबर का भी एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता। यही वजह थी कि जब अनुपम ने पहली बार ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ओला के बारे में सुना तो उन्हें इस आइडिया में दम नजर नहीं आया और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ओला टैक्सी सर्विस के बारे में जानने के कुछ ही दिनों बाद अनुपम को किसी बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मीटिंग खत्म करने के बाद अनुपम जब वापस अपने होटल जाने वाले थे तो उन्हें टैक्सी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। इसकी वजह ये थी कि मुंबई की तरह दिल्ली में हर जगह पर टैक्सी सर्विस मौजूद नहीं थी और अगर आपको अपने लिए किसी खास जगह पर टैक्सी चाहिए थी तो उसके लिए टैक्सी सेंटर पर फोन करना पड़ता था। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट पर टैक्सी सेंटर से एक टैक्सी भेजी जाती थी जिसे आने में लगभग आधे घंटे का वक्त लग जाता था। दिल्ली में अपनी टैक्सी आने में इतना वक्त लगते देख अनुपम को इस बात का एहसास हुआ कि दुनिया का हर शहर मुंबई की तरह नहीं था। ज्यादातर शहरों में टैक्सी सर्विस के हालात काफी खराब थे। जब अनुपम दिल्ली से वापस मुंबई आए तो उन्हें ओला ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के आइडिया के बारे में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि शायद इस आइडिया में वाकई जान है और ये कामयाब हो सकता है। मुंबई लौटने के बाद अनुपम ने ओला की कैब सर्विस ट्राई करने का फैसला किया, लेकिन अनुपम ने जब भी कैब सर्विस ट्राई करने के लिए सर्विस सेंटर पर कॉल किया तो उनका कॉल एक ही लड़का उठाता था। अनुपम को उस लड़के की आवाज़ याद हो गई थी और जल्दी उन्हें यह पता चला कि उनका फोन उठाने वाला लड़का खुद कंपनी का फाउंडर भावेश अग्रवाल था। अनुपम को भावेश का ये जज्बा और जुनून बेहद पसंद आया क्योंकि अनुपम भी एक वक्त पर भावेश की तरह ही अपने बिजनेस के लिए इतने ही जुनूनी थे जो सारे काम खुद किया करते थे। इसी को देखते हुए अनुपम ने फैसला किया कि वो भावेश के स्टार्टअप ओला में इन्वेस्ट करेंगे। अनुपम का इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्ट्रेटेजी से ज्यादा उसके फाउंडर भावेश अग्रवाल पर था। अनुपम ने भावेश अग्रवाल को ओला के लिए पहला चेक 15 लाख रुपए का दिया था। आज के समय में तो आप जानते ही हैं कि ओला देश की सबसे बड़ी कैब सर्विस कंपनियों में से एक है और कंपनी का कुल रेवेन्यू हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। उस लिहाज से देखा जाए तो अनुपम के 15 लाख रुपए इस वक्त कई करोड़ रुपयों में बदल चुके हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अनुपम ने जिस वक्त ओला और भावेश अग्रवाल में इन्वेस्ट किया था उस वक्त कोई भी उन पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। साल 2011 में अनुपम ने जब ओला में इन्वेस्ट किया तो उस वक्त एंजल इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत नया था, लेकिन इसके बावजूद अनुपम ने एक बड़ा रिस्क उठाया और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अनुपम ने यह रिस्क कंपनी की बजाय उसके फाउंडर के दम पर लिया था। देखते ही देखते आने वाले वक्त में ओला तो कामयाब हुई ही, साथ ही कंपनी के मालिक भावेश अग्रवाल इंडिया के सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स में से एक बनकर सामने आए। अनुपम की एंजल इन्वेस्टिंग के सफर में ओला भले ही सबसे तेज चमकता सितारा नजर आता हो, लेकिन अनुपम ने ओला के अलावा भी कई ऐसी कंपनियों में एंजल इन्वेस्टिंग की है जो आगे चलकर बहुत बड़े ब्रांड में बदल गई। वैसे अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अनुपम ने 220 से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। इनमें से कुछ कंपनियां आज के समय में जाना पहचाना ब्रांड बन चुकी हैं। ओला के अलावा अनुपम ने जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है उनमें बिग बास्केट, मोबिक्विक, रैपिडो, फॉर आई जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मशहूर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बिग बास्केट में अनुपम को साल 2020 में पार्टनरशिप हासिल हुई थी। बिग बास्केट में अनुपम को पार्टनरशिप मिलने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल साल 2015 में अनुपम ने 2 यंग फाउंडर्स की कंपनी डेली निंजा में इन्वेस्ट किया था। उस वक्त ये कंपनी ऑनलाइन मिल्क डिलीवरी का बिजनेस करती थी।
साल 2020 में अनुपम और टेली निंजा के बाकी इन्वेस्टर्स ने कंपनी को बिग बास्केट को बेच दिया और इसके बदले में बिग बास्केट के शेयर होल्डर बन गए। अनुपम जब एक एंजल इन्वेस्टर के तौर पर ये सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे तो उस वक्त इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बहुत कम फैला था, लेकिन कुछ सालों के बाद इंडिया में स्टार्टअप्स की बाहर आने वाली थी। इसी स्टार्टअप कल्चर में अनुपम अपने लिए एक अलग जगह बनाने वाले थे। सिर्फ यही नहीं, आने वाले सालों में अनुपम को टीवी पर दोबारा आने का मौका भी मिलने वाला था। ये सब कैसे होगा, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, शार्क टैंक की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई थी और जल्दी ही ये इंडिया के सबसे पॉपुलर टीवी शोज में से एक बन गया। शार्क टैंक इंडिया का कॉन्सेप्ट अमेरिका में चलने वाले शार्क टैंक से लिया गया था, जहां पर कंपनियों के फाउंडर आकर अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और शो में जज के तौर पर मौजूद इन्वेस्टर्स, जिन्हें शार्क कहा जाता है, उन कंपनियों को फंडिंग देते हैं। 20 दिसंबर 2021 को सोनी टीवी पर शार्क टैंक इंडिया का पहला एपिसोड शुरू होने के साथ ही ये शो इंडिया में सनसनी बन गया। लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने और समझने की दिलचस्पी बढ़ने लगी। शो की पॉपुलैरिटी के साथ साथ शार्क के तौर पर मौजूद अनुपम की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ने लगी। अनुपम ने शार्क टैंक के सीजन 1 में 24 अलग अलग कंपनियों में 5.64 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अनुपम ने स्कीपी आइस पॉप्स नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसके फाउंडर रवि काबरा और अनुजा काबरा हैं। ये कंपनी साल 2020 में शुरू हुई थी और ये आइस पॉप्सिकल्स बनाती है। अनुपम ने बाकी के सभी शार्क्स के साथ मिलकर कंपनी में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बदले में सारे शार्क्स को 15% इक्विटी हासिल हुई। कॉस IQ अगली कंपनी थी जिसमें अनुपम ने शार्क टैंक सीजन 1 के दौरान इन्वेस्टमेंट किया। इस कंपनी को अंगद तलवार और कनिका तलवार ने बनाया था और ये कंपनी स्किन केयर से जुड़ी हुई है। कॉस IQ की खासियत ये है कि ये अपने प्रोडक्ट्स नेचुरल तरीके से बनाते हैं। अनुपम ने शार्क विनीता के साथ मिलकर कंपनी की 25% हिस्सेदारी 50 लाख रुपए के बदले में हासिल कर दी। इसके बाद अनुपम ने रिवैम्प मोटो में इन्वेस्ट किया, जिसे जयेश, प्रीतेश और पुष्पराज ने शुरू किया था। ये कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाती है, जो साल 2020 में शुरू हुई थी। अनुपम ने शार्क अमन के साथ मिलकर इस कंपनी में 1 करोड़ रुपए के बदले 1% की पार्टनरशिप हासिल की है। शार्क टैंक सीजन 1 में अनुपम का अगला इन्वेस्टमेंट हार्ट अप माई स्लीव्स में था। ये कंपनी रिया खट्टर ने शुरू की है और कंपनी फैशनेबल एक्सेसरीज बनाती है। अनुपम ने शार्क विनीता के साथ मिलकर इस कंपनी में 30% की पार्टनरशिप के बदले 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इसके बाद अनुपम ने विवा लाइफ नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसके फाउंडर विमल और ध्रुव वशिष्ठ हैं। विवा लाइफ एक ऐसा ग्लूकोमीटर बनाने वाली कंपनी है जो बिना दर्द और सुई के ग्लूकोज लेवल चेक कर सकता है। इस कंपनी की शुरुआत साल 2021 में हुई है और अनुपम ने शार्क पीयूष के साथ मिलकर कंपनी में 33.33% की पार्टनरशिप के बदले 56 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अनुपम का अगला इन्वेस्टमेंट मीटियोर नाम की कंपनी में देखने को मिला, जिसके फाउंडर साई शरण गांधी और अरुण गांधी हैं। ये कंपनी बिना बदबू वाले ब्राउन चिकन एग्स मार्केट में लेकर आई है। अनुपम ने इस कंपनी में शार्क अमन और पीयूष के साथ मिलकर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 20% की पार्टनरशिप हासिल की है। शार्क टैंक में जब अमन, दिलीप, संस्कृति और सैफ नाम के 4 कॉलेज स्टूडेंट्स ने मिलकर अपने ब्रेल लिटरेरी डिवाइस को पेश किया, जिसकी मदद से ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ लिख सकते थे, तो अनुपम ने शार्क नमिता और पीयूष के साथ मिलकर उनकी कंपनी में 1 करोड़ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट के बदले में अनुपम, नमिता और पीयूष को कंपनी में 3% की हिस्सेदारी हासिल हुई। इसी तरीके से अनुपम ने ARR कोट कंपनी में भी 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 15% की पार्टनरशिप खरीदी। लेकिन अनुपम ने इस डील को फाइनली इसी शर्त पर किया कि कंपनी के फाउंडर और CEO सारांश आनंद और क्रांति आनंद मोहम्मद इकबाल को कंपनी का को फाउंडर बनाएंगे। दरअसल मोहम्मद इकबाल ने ही मार्बल प्लास्टर पाउडर का फार्मूला दुबई में रहते हुए बनाया था, जिसका इस्तेमाल करके कंपनी सरफेस टेक्सचर सर्विसेज और पेंटिंग सर्विसेज दे रही थी।
शार्क टैंक में आने से पहले मोहम्मद इकबाल कंपनी में केवल एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन अनुपम ने इन्वेस्टमेंट से पहले ये शर्त रख दी कि कंपनी को फाउंडर और सीईओ मोहम्मद इकबाल को भी को फाउंडर बनाएंगे। इस तरह आखिर में कंपनी के फाउंडर और सीईओ मोहम्मद इकबाल को को फाउंडर बनाने के लिए राजी हो गए। शार्क टैंक सीजन 1 के दौरान अनुपम ने लोका नाम की एक मेटावर्स ऐप में भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनका मानना है कि फ्यूचर में मेटावर्स एक बहुत बड़ी चीज बनने वाला है। लोका कंपनी के फाउंडर कृष्णन सुंदरराजन हैं और उनकी मेटावर्स ऐप पर मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी ने जमीन खरीदकर उसे बल्ले बल्ले लैंड का नाम दिया है। अनुपम ने शार्क अमन और पीयूष के साथ मिलकर इस मेटावर्स ऐप की 25% पार्टनरशिप 40 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बदले हासिल की है। अनुपम ने अगला इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में किया वो एक इको फ्रेंडली बर्तन बनाने वाली कंपनी है, जो प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। कंपनी का नाम कैरा ग्रीन है। इसके फाउंडर सुरभि और चेतना शाह हैं। अनुपम ने इस कंपनी में 20% की पार्टनरशिप के बदले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट शार्क पीयूष के साथ मिलकर किया है। अनुपम शार्क टैंक सीजन 1 में एक बहुत अजीबोगरीब चीज का हिस्सा भी बने। शो में श्रीकांत, पवन कुमार और सुनील कुमार अपनी कंपनी कोकोफिट की 5% की पार्टनरशिप केवल 5 रुपए में अनुपम, नमिता और अमन को बेचकर चले गए। कोकोफिट कंपनी कोकोनट से बने हुए प्रोडक्ट बनाती है। जब कोकोफिट के फाउंडर ने स्टेज पर आकर 5 रुपए में अपनी कंपनी की 5% पार्टनरशिप देने की बात कही तो सभी शार्क्स हैरान रह गए। जब कोकोफिट के फाउंडर्स ने अपने पिछले साल का प्रॉफिट लगभग 2 करोड़ से ज्यादा बताया तो सभी शार्क्स हैरान रह गए कि ये लोग अपनी इतनी अच्छी कमाई करने वाली कंपनी की इक्विटी इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं। इस बात के जवाब में कंपनी के फाउंडर्स ने कहा कि वो चाहते हैं कि शार्क्स उनकी कंपनी के साथ एक्सपोर्टर्स और मेंटोर के तौर पर जुड़ जाएं, ताकि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिल सके। यही वजह थी कि कंपनी के फाउंडर्स केवल 5 रुपए में कंपनी की इक्विटी का 5% देने का ऑफर शार्क टैंक पर लेकर आए। इसके बाद अनुपम ने बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी बैम्बू इंडिया, मूंगफली के तेल से हेल्दी स्नैक्स बनाने वाली कंपनी लेट्स ट्राई फूड्स और स्नीकर रिसेलिंग से जुड़ी कंपनी फाइंड योर किक्स में भी इन्वेस्ट किया। अनुपम ने सभी शार्क्स के साथ मिलकर सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट किया, जो कि पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस बनाती है। इसके साथ ही मालविका सक्सेना की कंपनी द क्विर्की नारी में भी अनुपम ने शार्क विनीता के साथ मिलकर 24% की पार्टनरशिप 35 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बदले में हासिल की। फिर बिना केमिकल के हेयर एक्सटेंशन बनाने वाली कंपनी हेयर ओरिजिनल्स में भी अनुपम ने शार्क, अशनीर और पीयूष के साथ मिलकर 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। द सास बार और पॉज इंडिया नाम की कंपनियों में भी अनुपम ने 50-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इन सब के अलावा अनुपम ने शार्क टैंक सीजन 1 के दौरान वॉट टेक्नोवेशंस, ट्विक लैब्स और जैन शिकंजी में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं। शार्क टैंक का पहला सीजन खत्म होने के बाद अनुपम सबसे पॉपुलर और चहेते शार्क्स में से एक बन चुके थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के बाद अनुपम एक बिजनेसमैन सेलिब्रिटी बन गए थे। इस शो ने इंडिया में बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स के लिए जो नजरिया था उसे पूरी तरह से बदल दिया, जिसमें अनुपम मित्तल और बाकी के शार्क्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। इस शो के बाद लोग बिजनेसमैन की जिंदगी को जानने के लिए भी उसी तरह एक्साइटेड हैं जिस तरह वो किसी फिल्म स्टार की जिंदगी को लेकर होते हैं। हम जानते हैं कि आप भी शार्क अनुपम मित्तल की पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए बेकरार होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले और आखिरी एपिसोड की ओर और जानते हैं कि कैसी है अनुपम की लाइफस्टाइल। दोस्तों, साउथ मुंबई के एक बड़े कपड़ा कारोबारी के घर पैदा होने वाले अनुपम मित्तल बचपन से ही बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं थी, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि अनुपम अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अनुपम ने बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था कि वो बिजनेस तो करेंगे, लेकिन बिजनेस को इस तरीके से करेंगे जिसमें उनकी खुद की अलग पहचान बने। यही वजह थी कि बिजनेस के शौकीन होने के बावजूद
अनुपम ने अपने पिता के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उस बिजनेस में अनुपम हमेशा अपने पिता के नाम से ही जाने जाते। इसीलिए अनुपम ने अपना खुद का बिजनेस बनाने और नाम कमाने की जिद पकड़ ली। उन्होंने मेहनत के साथ अपने इस मिशन को कामयाब तो बनाया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर भी खड़ा किया। आज अनुपम मित्तल की कुल नेटवर्थ लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे अनुपम शायद कभी नहीं छू पाते अगर वो सेफ रास्ता चुनते और अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग जाते। अनुपम का मानना है कि जिंदगी में अगर आपको कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो इसके लिए आपके अंदर रिस्क लेने की काबिलियत भी बड़ी होनी चाहिए। अनुपम ने अपने लिए साउथ मुंबई के कफ परेड में अपने माता पिता से कुछ ही दूरी पर फ्लैट लिया था, जिसकी कीमत आज लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनका ये फ्लैट मुंबई के कफ परेड की मेहरनाज हाउसिंग सोसाइटी में है और यहाँ अनुपम अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। अनुपम की बेटी का नाम अलीशा है। अनुपम की शादी साल 2013 में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम आंचल कुमार है। आंचल कुमार बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल है, जो बिग बॉस के सीजन 4 में कंटेस्टेंट के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं। आंचल ने ब्लफ मास्टर और फैशन जैसी फिल्मों में भी काम किया है। अनुपम मित्तल और आंचल कुमार की पहली मुलाकात दोस्तों के जरिए हुई थी। उसके बाद से ही दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री जम गई। लगभग 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 4 जुलाई 2013 को शादी करने का फैसला किया। अनुपम ने शादी अपनी पत्नी आंचल कुमार के पसंदीदा शहर जयपुर में की। आंचल और अनुपम ने अपनी शादी की सभी रस्में जयपुर के फेयरमाउंट होटल में की थी। दोनों की शादी के जश्न की शुरुआत 2 जुलाई को एक विक्टोरियन थीम के डिनर के साथ हुई। उसके बाद 3 जुलाई को सुबह मेहंदी की रस्में पूरी हुई और दोपहर में एक पूल पार्टी रखी गई। इसी दिन रात को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में संगीत की रस्म पूरी हुई। आखिरकार 4 जुलाई को अनुपम ने सेहरा बांधा और धूम धड़ाके के साथ आंचल कुमार से शादी कर ली। आंचल और अनुपम की शादी में बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया के कई जाने माने सितारे नजर आए, जिनमें मनीष मल्होत्रा, मुग्धा गोडसे, मनोज तिवारी, जहीर खान और युवराज सिंह जैसे नाम शामिल थे। कुल मिलाकर अनुपम की शादी साल 2013 की सबसे मशहूर शादियों में से एक रही। अनुपम की पहचान आज देश के मशहूर एंजल इन्वेस्टर के तौर पर बन चुकी है। शार्क टैंक में आने के बाद से उनके ऊपर ये टैग और ज्यादा गहराई से लग चुका है। मगर इस सब के बीच शादी.com कहीं खोई खोई सी नजर आती है। लेकिन अनुपम ने शादी.com के फ्यूचर को लेकर भी साफ साफ कहा है कि उनकी कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है और आने वाले 12 महीनों के अंदर ये शेयर बाजार में उतरने के लिए भी तैयार हो जाएगी। यानी हो सकता है कि आने वाले साल में हमें शादी.com का IPO शेयर बाजार में नजर आ जाए। दोस्तों, अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अनुपम के बचपन से शुरुआत की थी और ये जाना था कि किस तरीके से एक शर्मीला बच्चा दुनिया के सामने खुलता है और अपनी मेहनत और लगन के साथ दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए निकल पड़ता है। अनुपम का सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने जिंदगी में कई बार कामयाबी के आसमान छुए तो नाकामयाब होने का गम भी झेला, लेकिन इन सब के बीच अनुपम का खुद के ऊपर यकीन और कभी हार ना मानने का जज्बा कम नहीं हुआ। उन्होंने सभी बुरे हालात को हराकर अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। अनुपम की जिंदगी से हम सभी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हम सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन उतार चढ़ावों के बीच हम कई बार खुद को भटका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इस सब के बीच हमें अनुपम की जिंदगी ये सिखाती है कि अगर आप खुद पर यकीन रखेंगे और अपने काम को मेहनत से अंजाम देंगे तो आखिर में नतीजे आपके लिए अच्छे ही साबित होंगे। अनुपम की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम सब नॉर्मल लोग हैं और हम सभी कभी कभी हालात की वजह से टूट सकते हैं, जहां पर हमें काउंसलिंग की मदद लेने से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जिस तरीके से हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। इसे किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे दिमाग में मेंटल हेल्थ को लेकर जो भी गलत ख्याल है, हमें उन्हें दूर करके इसे एक नॉर्मल टॉपिक की तरह आम बातचीत का हिस्सा बनाना चाहिए।